हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर कराने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9 है। ये टॉपिक 3 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। क्लास 8 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से 70 बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्लीज़ पूरे प्लेलिस्ट में ये आपका बना हुआ है, आप टोटल वीडियो आप उसको एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी क्लास 20 तक आपका करा दिया गया है, आपका 8 वीडियो तक में। और ये क्लास 9 में आपका आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कई पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित थे, परंतु उनसे आक्रांत नहीं थे। इन विचारधाराओं को भारतीय दर्शन के साथ सामंजस्य नेहरू जी की स्वयं की मौलिकता रही है। उदारवाद की पाश्चात्य अवधारणा ने नेहरू को सर्वाधिक प्रभावित किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निर्वाचन, संसदीय सरकार की अवधारणा नेहरू ने उदारवाद से ही ग्रहण किया। गांधी जी के विचारों ने भी नेहरू को प्रभावित किया। यद्यपि वैचारिक दृष्टि से नेहरू गांधी से पूर्ण साम्यता नहीं रखते थे, फिर भी वह अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ नीति मानते थे। समाजवाद ने भी नेहरू को प्रभावित किया, परंतु वे क्रांतिकारी पद्धति से असहमत थे। इन सभी तत्वों ने नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। लोकतंत्र के विषय में नेहरू के विचार। नेहरू ने लोकतंत्र को आत्म अनुशासन के रूप में देखा। लोकतंत्र में नेहरू की आस्था का स्रोत उदारवाद एवं मानववाद में उनका विश्वास है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का समान अवसर प्राप्त हो। परंतु नेहरू के लोकतंत्र की अवधारणा पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा से भिन्न है। पश्चिमी अवधारणा में लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था समझा जाता था जिसमें कतिपय सरकारी संस्थाएं विद्वान होती है। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन दर्शन। उन्होंने केवल राजनीतिक समता पर बल्कि आर्थिक समानता पर भी बल दिया। समाजवाद। नेहरू मार्क्स और लेनिन के विचारों से काफी प्रभावित थे। वे राज्य द्वारा चालित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर तो थे, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवरोधित करके नहीं। इसके लिए नेहरू जी ने आयोजन का मार्ग अपनाया। उनका मानना था कि इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवरोधित किए बिना समता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनके इसी प्रयासों का परिणाम है कि संविधान की ढांचा में समाजवाद को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेहरू का समाजवाद परंपरागत समाजवाद से इस अर्थ में भिन्न है कि यह अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की मांग नहीं करता। परंपरागत समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का कोई महत्व नहीं होता, जबकि नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, अर्थात वे अर्थव्यवस्था पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते थे। पंचायती राज संस्थाएं एवं ग्रामीण विकास में नेहरू की भूमिका। पंडित नेहरू पर यह दोषारोपण किया जाता है कि वे शहरीकरण और औद्योगिकरण के पक्के हिमायती थे। उन्होंने गांवों को अनदेखा किया, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा कहा जाता है। बेशक नेहरू जी आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत में अद्भुत विरोधाभास समन्वित था। अरसे से चली आ रही भारत की सांस्कृतिक परंपराओं एवं मान्यताओं के प्रति उनकी आस्था दृढ़ थी। उन्होंने 3 प्रकार की ग्रामीण समस्याओं के विकास पर जोर दिया: सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियां एवं शक्तिशाली ग्राम पंचायत। गांवों को कठोर संघर्षपूर्ण जीवन से उबारने के लिए गांधी जी के अनुरूप वे चाहते थे कि पंचायत देश के शासन तंत्र का आधार बने। ग्रामवासियों से भूल हो सकती है, परंतु भूलों से व्यक्ति सम्मान की ओर अग्रसर होता है। उनका अकाट्य विचार था कि पंचायतों के माध्यम से जन समुदाय को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके। धर्मनिरपेक्षता। भारत जैसे बहुधार्मिक देश के लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा नेहरू की मौलिक सोच है। नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत ही नहीं, वरन व्यक्ति और समूह का एक मानसिक दृष्टिकोण भी है। गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने और भारतीय विदेश नीति में नेहरू जी का विशिष्ट योगदान है। उनका मानना था कि नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों को
किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। उनका मानना था कि गुटीय राजनीतिक में असम्मिलित होकर एक और तो यह राष्ट्र अपना पूरा का पूरा ध्यान विकास में लगा सकेंगे और दूसरी ओर उन्हें दोनों गुटों से अधिकतम सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार नेहरू जी अपनी आधुनिक विचारधारा से स्वतंत्र भारत का आधुनिक मॉडल बनाने में सफल रहे। आश्चर्य नहीं कि उनके विचारों को संविधान में जगह देकर उनकी भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया। आधुनिक भारत में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु सर्वथा ऋणी रहेगा। की टू रिमेंबर, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका का उल्लेख करें। लोकतंत्र के विषय में लिखना, गुट निरपेक्षता के बारे में, समाजवादी मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों ये की टू रिमेंबर देखने से ये पता चलता है कि हम अपने शब्दों में किस तरीके से कैसे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और तो अपने से लिखने का प्रयास करिएगा जिससे कि आपको 70 बीपीएससी मेंस का आंसर देने में बहुत ही आराम रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये 56 से 59वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया। बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 56 से 59वीं बीपीएससी 2016। चलिए उत्तर देखते हैं। अंग्रेजी सत्ता को बिहार में सबसे सशक्त विरोध का सामना 1857 में करना पड़ा। राष्ट्रीय भावना के जागरण के पूर्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चुनौती सिद्ध हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम में अन्य राज्यों के क्रांतिकारियों के साथ बिहार के क्रांतिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार में इस आंदोलन का क्रांति का महत्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार में इस विद्रोह का आरंभ 12 जून 1857 को देवघर जिला से हुआ, जहां से इस क्रांति का प्रसार संपूर्ण बिहार में हुआ। छपरा, मुजफ्फरपुर, आरा, गया, मोतिहारी, दानापुर व सासाराम के प्रमुख केंद्र थे। इस क्रांति में दानापुर छावनी के सैनिकों समेत बहावी आंदोलन के नेताओं व प्रमुख जमींदारों ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया। राष्ट्रीयता का मसला जुड़ जाने से आम जनता का भी इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। 1857 का विद्रोही ब्रितानी शासन द्वारा शीघ्र ही दबा दिया गया, परंतु अपनी विफलता के बावजूद इसने ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचा। विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रितानी शासन की संरचना एवं नीतियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। चूंकि अंग्रेजी नीतियां के विरुद्ध जमींदारों ने क्रांति का बीड़ा उठाया था, इसलिए विद्रोह के पश्चात भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध को पहली बार परिभाषित किया गया। प्रसार तथा हड़प की नीति को परित्याग कर देशी रियासतों को सम्मानजनक स्थान देने का वायदा किया गया। ऐसा देखा गया है कि इस क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से आम जनता का योगदान बहुत ही कम था तथा जमींदारों ने अपने हित के लिए सिपाही विद्रोह का समर्थन किया। बिहार में कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए क्रांति के पश्चात अंग्रेजों को अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना पड़ा। इस क्रांति का परिणाम रहा कि अंग्रेजों का एक बड़ा समर्थक समूह इनका ही विरोधी बन गया। इस क्रांति में मुसलमानों ने भी साथ दिया। देशी रियासतों के बाद अंग्रेजों का ध्यान अब इस समूह पर पड़ा। अब अंग्रेजी नीति फूट डालो और शासन करो की रही। विद्रोह के पश्चात मुस्लिम वर्ग का दमन शुरू किया गया। लोक नियुक्तियों में तथा कई क्षेत्रों में उनसे भेदभाव बढ़ता गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, तब उनकी नीतियां बदल गई। अब मुस्लिम वर्ग को संरक्षण तथा बेहतर सुविधा देकर गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव शुरू किया गया। यहीं से सांप्रदायिकता की नवीन अवधारणा आधुनिक भारत के इतिहास में सामने आई। 1857 के बाद अंग्रेजी शासन ने अपने सामाजिक आधार को पहचानना शुरू किया तथा उन वर्गों के हित पर ध्यान देने की कोशिश की गई जिन्होंने विद्रोह के दौरान उनका सहयोग किया था। इस तरह अब अंग्रेजी राज्य के नए सहयोगियों की तलाश की जाने लगी। इसके लिए भारतीयों के सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी वर्ग सामंत, राजकुमार, भूपति आदि को संरक्षण देना शुरू किया गया। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस वर्ग में अंग्रेजी राज्य का सबसे समर्थक वर्ग के रूप में अपने को प्रस्तुत भी किया। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीयों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरोध की पारंपरिक विधि यही से समाप्त हो गई। अब विरोध के गैर पारंपरिक तरीके अपनाए गए। उदाहरण के तौर पर विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, सत्याग्रह तथा असहयोग,
आदि तरीकों को अपनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का स्वर मुखर किया गया। बिहार में इसी लिहाज से किसान सभा का गठन एवं बाद में चंपारण जैसे आंदोलन हुए, जिसका एक स्वरूप अंग्रेजी शासन का विरोध भी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का महत्व काफी महत्वपूर्ण रहा। ब्रिटिश प्रशासन एवं नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन आए, एक अति केंद्रीकृत प्रतिक्रियावादी सरकार अस्तित्व में आई तथा ब्रिटिश समर्थक राजभक्तों का जन्म हुआ। परंतु इस नीति से उत्पन्न एक अंत विरोध भी देखने को मिलता है। देश के साथ ही बिहार में भी प्रशासनिक एकीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तथा ऐसे प्रबुद्ध वर्गों का उदय हो जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। टू रिमेंबर, ब्रिटानी शासन संरचना एवं नीतियों में बदलाव, देशी रियासतों से संबंध और हड़प नीति का परित्याग किया, फूट डालो राज करो नीति का सिद्धांत का बल, सामाजिक आधार में परिवर्तन, भारतीयों में विरोध के पारंपरिक विधि का अंत। दोस्तों ये क्वेश्चन टू रिमेंबर याद करिएगा। अठारह की क्रांति में क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 53 से 50 में बीपीएससी 2012 में पूछा। देखिए सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग है, तो इसके लिए चलिए ये पढ़ा रहे हैं। और आपका ये 69वीं से लेके 39वीं तक में काफ़ी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन विथ आंसर। उत्तर देखते हैं। 1800 विद्रोह का नाम आते ही कुंवर सिंह का नाम मन में कौंधता है और एक बूढ़े परंतु अदम्य साहसी एवं उत्साही सेनानी का चित्र उभरता है। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति 1857 में विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण रहा है। विद्रोहियों के प्रमुख नेता एवं जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया था। इन बातों ने कुंवर सिंह को विद्रोही बना दिया। ऐसी स्थिति में जैसे ही 3 रेजिमेंटों के सैनिक दानापुर से आरा पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता बनाना चाहा, उन्होंने तुरंत नेतृत्व स्वीकार करते हुए विप्लव आरंभ कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 10,000 कर ली और आरा पर अधिकार कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। आरा को मुक्त करवाने के लिए विलियम टेलर ने कैप्टन डानवर को आरा भेजा। विलियम टेलर ने किसको? कैप्टन डानवर को आरा भेजा। घमासान युद्ध के बाद कैप्टन डानवर मारा गया, जिससे कुंवर सिंह ने उनके सैनिकों के हौसले बुलंद हो गए। लेकिन पुनः मेजर विसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ाई की, जिसमें कुंवर सिंह हार हुई। लेकिन पुनः मेजर विसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ाई की, जिसमें कुंवर सिंह की हार हुई और उन्हें आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेज आरा को कुंवर सिंह से मुक्त कराने में सफल रहे। इधर कुंवर सिंह लखनऊ पहुंचे एवं वहां से नाना साहेब से मिलने पहुंचे। उनके साथ मिलकर कानपुर को जीतने में सहायता की। कानपुर से कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े और आजमगढ़ को जीतने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेज कुंवर सिंह की वीरता साहस से परेशान हो गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मार्क कीर तथा सर एडवर्ड लुगार्ड को कुंवर सिंह पर दबाव डालने और आजमगढ़ को मुक्त कराने के लिए भेजा। लेकिन कुंवर सिंह पुनः अंग्रेजों से दृढ़तापूर्वक लड़े तथा उन्हें हराया। कुंवर सिंह आजमगढ़ से अपने घर जगदीशपुर लौटकर पुनः उसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे। कुंवर सिंह एवं कैप्टन ली ग्रांट की सेना में संघर्ष हुआ, जिसमें कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को हराया, परंतु खुद भी घायल हो गए। गंगा पार करते समय हाथ में गोली लग गई थी, जिससे उन्हें काटकर गंगा में फेंक दिया। यह उनके अदम्य साहस एवं सहनशीलता को प्रदर्शित करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। संघर्ष के क्रम को उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया, परंतु संघर्ष ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका एवं महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। 1859 तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। लेकिन 1857 के इस महासंग्राम ने सारे देश में एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसके अनेक दूरगामी प्रभाव उत्पन्न हुए, जिससे बिहार सहित पूरा देश प्रभावित हुआ। चलिए इसका क्यू टू मेंबर। दानापुर में से सैनिकों के आरा पहुंचने पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार करते हुए विद्रोह प्रारंभ किया। स्वयं को आरा का शासक घोषित किया और कैप्टन डानवर को हराया।
विंसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की जीत एवं कुंवर सिंह ने आरा छोड़ा, लखनऊ पहुंचे जहां अवध के दरबार से उन्हें सम्मान एवं सहयोग मिला। कानपुर एवं आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को हराया। कुछ दिनों के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। यह आपका 53 से 55 में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा? 1940 से 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। बिहार में देश और समाज के प्रति राजनीतिक चेतना प्रारंभ से ही रही है। आधुनिक काल में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्येक चरण में बिहार ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा यहाँ के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे व्यापक आधार प्रदान किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि उस समय तैयार हुई जब भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की अनुमति के बिना यह घोषणा कर दी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। इस घोषणा से ब्रिटेन भारतीय संसाधन का इस्तेमाल अपने विजय के लिए करने लगा। ऐसे में कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। वायसराय का अगस्त प्रस्ताव भी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहा था। इसे भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का अंग्रेजी सरकार के साथ है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का फैसला किया। गांधी जी ने अपने इस राजनीति के तहत यह तय किया कि प्रत्येक इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के मुख्य लक्ष्य निम्न थे। पहला, यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता अथवा कमजोरी न समझा जाए। दूसरा, यह संदेश देना कि भारत के लोग युद्ध के पक्ष में नहीं है, साथ ही भारत के लोग नाजीवाद और भारत के साम्राज्यवादी शासन को ही एक ही सिक्के के दो पहलू समझते हैं। तीसरा, कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी सरकार को एक और मौका देना। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। एक प्रकार से यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन को पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह पवनार में शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहा गया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रगति। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। यहाँ के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था तो बहुत बड़ी जनसमूह सत्याग्रह के आदर्शों का उल्लंघन करके उनके पीछे पीछे जेल तक पहुंच गया। फलतः जेल के प्रवेश द्वार पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह अनुग्रह नारायण सिंह थे, किंतु इन्हें राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह से तब तक रोके रखा तब तक जनता से सही आचरण करने तथा सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 दिनों के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलिए बाकी क्लास 9 आपको कल, क्लास 10 आपका वीडियो अपलोड करेंगे, तो थैंक यू।